वेलकम स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लास मतलब के आरजे ज्ञान प्रवाह का केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हमारा पिछले क्लास में हम लोगों ने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब मूल कंसेप्ट के पहले चैप्टर में कुछ इंट्रो क्लास करा। अब इंट्रो के साथ ही आपको बताया गया था कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फाउंडेशन है, बेसिक है, और इस चैप्टर से एक अजीब टाइप का फियर रहता है, एक अजीब टाइप का टेरर होता है, डर होता है बच्चों में, और इस चैप्टर को स्किप करके आगे बढ़ा जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कितना। तो आज आप देख रहे होंगे सामने मतलब मेरे बोर्ड के पीछे में लिखा हुआ स्टोइचियोमेट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अधिकांश बच्चे इसको छोड़ के ही चलते हैं और बाद में इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जब उनको याद आता है, जब वो समझते हैं, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो इस बार हम लोग लेट नहीं करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आके स्टोइचियोमेट्री को, समझेंगे स्टोइचियोमेट्री क्या है, और इसी के साथ समझेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। मतलब आज का टॉपिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, आज का टॉपिक स्टोइचियोमेट्री। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है। आप पूरी तरह से इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, इस टॉपिक के साथ बने रहिएगा, और साथ ही इस चैप्टर में पढ़ने के दौरान ही हम लोग जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट आया हो, चाहे जेईई मेंस में आया हो, एडवांस में आया हो, जो भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ड्यूरिंग क्लास। तो देखिए यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। तो देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, स्टोइचियोमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है। पहले इसका इंट्रो पर अगर हम बात करें, ग्रीक वर्ड होता है स्टोइचियन एंड मेट्रॉन। मतलब स्टोइचियोमेट्री शब्द जो आया है, ये वर्ड जो आया है स्टोइचियन और मेट्रॉन से आया हुआ है, जिसमें स्टोइचियन का अर्थ होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का अर्थ है मेजरमेंट। अब इस चैप्टर के आप सोल को, इस चैप्टर के आत्मा को समझिए बोलना क्या चाह रहा है। ये टॉपिक आपको समझा रहा है एलिमेंट का मेजरमेंट। अब एलिमेंट के मेजरमेंट का अर्थ है कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करो, मान लीजिए आप सबसे एक कॉमन रिएक्शन C+O2 और CO2 करते हैं, आप ये रिएक्शन कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन में आप गौर कीजिए कि एक कार्बन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 1 मोल ऑफ CO2 बना रहा है, ये हमको दिख रहा है। लेकिन इसका मेजरमेंट एग्जैक्टली कैसे करें, ये तो सिंपल रिएक्शन आपको दिखा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी रिएक्शन आप कितने कितने कंसंट्रेशन से अलग अलग एलिमेंट को लीजिएगा और कंपाउंड जो बनेगा वो किस रेशियो में बनेगा, किस अमाउंट में बनेगा, किस मोल में या मॉलिक्यूल में बनेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को पूरी तरह से एनालिसिस करना, उस केमिकल रिएक्शन के कंसंट्रेशन को समझना, ये इंटायर टॉपिक, इंटायर प्रॉब्लम जहाँ सॉल्व होगा वही स्टोइचियोमेट्री कहलाता है। तो सामान्य भाषा में हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन का इंटायर स्टडी करना, केमिकल रिएक्शन के कंसंट्रेशन को समझना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को समझना, किस तरह रिएक्शन हो रहा है और कैसे कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग स्टोइचियोमेट्री पढ़ते हैं। सामान्य तौर पर इसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री भी मान लेते हैं। एक टर्म आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये काफ़ी ज़्यादा आपको बाद में मिलेगा। अब देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री को अगर हम सामान्य भाषा में बोल दें तो ये एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री है। मतलब केमिस्ट्री को समझना, केमिस्ट्री को एनालिसिस करना, पूरी तरह से एनालाइज करना। तो ये हर चीज़ केमिकल रिएक्शन के दौरान हमको समझना है कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट है, कैसे कैसे केमिकल रिएजेंट प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ये हर चीज़ को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। अब देखा गया है कि स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम 4 डिफरेंट सेक्शन का बात करते हैं। कितना सेक्शन का? तो 4 डिफरेंट सेक्शन का बात किया जाएगा। अब देखिए ये 4 सेक्शन जो है, इसमें से पहला सेक्शन ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट यानी कि दूसरा टर्म जो है ये मोल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट को हम जनरल भाषा में कंसंट्रेशन यूनिट एंड देयर कैलकुलेशन। और लास्ट टॉपिक कहलाता है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब देखिए 4 टॉपिक को पहले समझते हैं और फिर 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे
ये थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक के दौरान हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इससे जुड़ा हुआ एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, मतलब एक एक टाइप्स के न्यूमेरिकल को। अब देखिए पहला टर्म आ रहा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या, जस्ट अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएजेंट, डिफरेंट केमिकल स्पीसीज है। अब स्पीसीज के बीच में कम्बिनेशन कैसे कैसे होगा, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। सेकेंड एक टॉपिक आता है मोल कंसेप्ट, काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है और सामान्य तौर पर बच्चे जब पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो वो मोल कंसेप्ट के हिसाब से ही पढ़ लेते हैं और पहले के इस टॉपिक को हम स्किप कर लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं मोल कंसेप्ट को। तो मोल कंसेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लास्ट में थर्ड एंड फोर्थ पर अगर आप बात कीजिएगा तो थर्ड और फोर्थ क्या, ये पूरी तरह से कैलकुलेशन है और आपको समझाया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन में आप कैसे कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्टेंट को कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस दौरान कितना मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है, इस दौरान हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं आज इस पहले टर्म को, पहले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ये थ्योरेटिकल टर्म्स है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टर्म्स है, ये आपके लिए जानना, फिर वही बात बोलेंगे कि बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट को पढ़ना भी ज़रूरी है। लेकिन एक बात आपको भूलना नहीं है कि पढ़ने के लिए आपको टेक्स्ट देना पड़ेगा, मतलब सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कमेंट टीचर को इंस्पायर करता है। तो आपका इंस्पिरेशन हमारे लिए ज़रूरी है, अप्रिसिएशन ज़रूरी होता है। तो साहब आपका काम है लाइक करना, वीडियो को देखना, क्योंकि आप अगर लाइक कीजिएगा तो ही पता चलेगा ना कि वीडियो सही है या गलत है। तो चलते हैं हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन से। बार बार बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री का आपको इस मंच पर पूरी तरह से बेसिक क्लास मिलेगा, डाउन टू मतलब बोलते हैं ना बॉटम टू टॉप हम लोग जाने का कोशिश करेंगे। उस बॉटम का बात करेंगे जहाँ पर केमिस्ट्री शुरुआत होगा और वहाँ तक जाना चाहेंगे जहाँ तक आपको एक मंजिल मिलेगा। ये नहीं बोल सकते हैं कि जहाँ तक केमिस्ट्री है वहाँ तक पहुँचा देंगे, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है, वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक आपका मंजिल है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में। देखिए जब जब मिटाते रहते हैं तब तक आपको टाइम मिल जाता है, आप थोड़ा गुनगुना लिया कीजिएगा उस टाइम तक। तो स्टोइचियोमेट्री का पहला टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। देखिए बीच बीच में कुछ कुछ टेढ़ा हो जाता है, कभी एम टेढ़ा कभी सब कुछ टेढ़ा, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। अब देखो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बता ही दिए कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है क्या। तो डिफरेंट रिएक्शन में केमिकल स्पीसीज आपस में कैसे कैसे कंबाइन करेगा वो आपको पढ़ना है। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग 4-5 डिफरेंट लॉ पढ़ते हैं। ये लॉ आपके एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा से दिया हुआ है, यहाँ पर इसका हम ओवरव्यू लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसके डिफिनीशन से कोई मतलब आपको नहीं है, किसी भी एग्जाम में डिफिनीशन आपसे नहीं पूछेगा, आपको केवल समझना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलते हैं एक एक कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब बताया क्या जा रहा है, कम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में आप लोग डिफरेंट टाइप का लॉ पढ़िएगा, ग्रुप ऑफ लॉ पढ़िएगा। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको दिया गया था लेवोजियर के द्वारा। एक लाइन है, याद रख लीजिए कि ये लॉ दिया गया है गिवन बाय लेवोजियर। स्पेलिंग हो सकता है कि आज भूल गए, वैसे सही है लिख रहे हैं। ये लॉ दिया गया है लेवोजियर के द्वारा। अब लेवोजियर साहब का कहना था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के दौरान टोटल मास जितना रिएक्टेंट का होगा प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होगा। ये सुनने से ही लग रहा है कि जैसा आप लोग बचपन से पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मामला वही चीज़ है यहाँ पर भी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास का लॉस होगा, जितना रिएक्टेंट में मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में भी मास होगा। केवल और केवल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा उसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकता है और होता है ये मैक्सिमम रिएक्शन में, लेकिन उसके मास पर किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। बस आपको एक लाइन यही याद रखना है कि देयर इज नो डेविएशन इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन।
मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो आप यहां बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट ये जस्ट इक्वल टू क्या होगा, तो मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। जितना रिएक्टेंट के पास मास होगा उतना ही मास किसके पास आ जाएगा, प्रोडक्ट के पास होगा। मास में चेंजिंग नहीं आ रहा है, चेंजिंग किस में आता है, तो केवल और केवल चेंजिंग आएगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। और ये आप बचपन से देखते आए हैं कि रिएक्शन बनेगा तो केमिकल रिएक्शन है, कम्बिनेशन होगा। मान लीजिए अगर ए एंड बी दो डिफरेंट एलिमेंट है, ये आपस में रिएक्शन करके एक सी बना रहे, मत पूछिएगा सर ए बी मिलता है तो सी बनता है क्या, जस्ट नोटेशन है। तो ए एंड बी अगर मिल रहा है तो वापस क्या बना रहा है, ये सी बना रहा है। अब जितना अगर मान लीजिए कि ए के पास ए का मास अगर एक्स हो, बी का मास अगर वाई हो, और सी मान लीजिए अगर जेड बना है, तो देखा जाएगा कि मास ऑफ अगर आप x प्लस वाई को अगर ऐड करते हैं तो ये z के बराबर हो जाएगा। बस सिंपल यही कंसेप्ट लेवोसियर साहब के द्वारा दिया गया। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जैसा ही है कि रिएक्शन के दौरान जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा बस उतना ही मास प्रोडक्ट में भी आएगा। चेंज क्या होगा, तो इसमें देखा जाता है कि ओनली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकम क्या होगा साहब, तो ये चेंज हो जाएगा। तो चेंजिंग केवल और केवल क्या देखा जाएगा, उसके प्रॉपर्टीज में, मास में कोई अंतर नहीं होगा। बस ये बेसिक है, इतना ही केवल याद रखना है। अगर आप रिएक्शन के हिसाब से देखो तो मान लो C+O2 और ये CO2 बना रहा है, तो अगर C का जितना मास होगा O का जितना मास होगा, ये दोनों मिल जाएगा तो CO2 का उतना ही मास होगा। बस आपको इतना ही बेसिक फंडा समझना है। अब इस पहला लॉ के बाद, लॉ ऑफ के कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद दूसरा लॉ दिया गया प्राउस्ट के द्वारा। उनका कहना था लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। देखते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या है। बार बार बताया जा रहा है कि आपको इसके डिफिनेशन को याद नहीं रखना है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट में आप इसको कंसेप्चुअल फॉर्म में आप याद रखिए। तो सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन ये दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा, नहीं भी याद हो तो चलेगा, लेकिन श्रद्धांजलि बनता है जो मेहनत करके गए। तो ये प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। उनका कहना था कि आप मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए वाटर का, सबके सब वाटर देखे होंगे। तो अब आप सोचिए कि वाटर अगर दुनिया में कहीं भी, अगर आपको सिंपल यहाँ वाटर में क्या दिख रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। अब ये प्रोपोर्शन जो 2:1 का जो रेशियो है, तो प्राउस्ट साहब का कहना था कि दुनिया में कहीं भी वाटर ले लो, चाहे आपके घर का वाटर हो, चाहे कुआं का वाटर हो, मतलब नल से निकलने वाला पानी हो, या कुआं का हो, तालाब का हो, नाली का हो, गटर का हो, समंदर का हो, वर्षा का हो, कहीं का पानी हो, वो पानी जो H2O होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा बराबर होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। सोर्स चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोपोर्शन हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। उसी का नाम है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। किसी भी जगह मान लो CO2 है, तो CO2 में आपको क्या दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन यानी कि 1:2 का रेशियो है। 2 ऑक्सीजन जब 1 कार्बन के साथ मिलता है तो CO2 बना लेता है। अगर हम 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन लेते हैं तो CO बन जाता है। देखिए मेरे ख्याल से इसमें डिफिनेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ज़रूरत है तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट खुद से अपने लैंग्वेज से इस बात को लिखे जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, और तब आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। मान लीजिए हम इसके डिफिनेशन को लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आप नहीं लिखिएगा। तो आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका मदर टंग हो, कुछ भी आप उसमें लिख लीजिए ना साहब कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या है। तो बोला जा रहा है कि दुनिया में कहीं भी पानी होगा तो जो पानी होगा उसका प्रोपोर्शन हमेशा बराबर होगा। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो ही वाटर बनेगा, चाहे गटर का पानी हो, चाहे नाली का पानी हो, चाहे कुआं का पानी हो, चाहे तालाब का पानी। इतना ही तो याद करना है आपको। लेकिन आप ये मत, जब हम लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन कोई आपसे पूछे तो ये मत बोल दीजिएगा सर पानी के बारे में ये थ्योरी दिया गया था। ये प्राउस्ट साहब कोई भी केमिकल कंपोजिशन, कोई भी केमिकल कंपाउंड बनने के दौरान, रिएक्शन बनने के लिए ऐसा दिए, एग्जाम्पल दिया जा रहा है वाटर का, एग्जाम्पल CO2 का, एग्जाम्पल CO का, इसको लिखिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास तो ऑनलाइन चल रहा है, आपके पास वीडियो पहुंच रहा है, साथ में एक कि KRJ ज्ञान प्रवाह और इसका जो मदर कोचिंग है यानी कि जिससे जुड़ा हुआ ये चैनल है नॉलेज रेजिंग जंक्शन, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया जाए कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा है और हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म वो अभी ऑनलाइन फॉर्म में ही है, क्योंकि अभी सरकार का गाइडलाइन तो हमारे पास नहीं आया। तो ऑफलाइन क्लास चल नहीं रही, एडमिशन चालू है। जो भी लोकल स्टूडेंट हो
जो जुड़ सकते हैं वो ऑफलाइन मोड में जुड़ जाइए, टीचर से कांटेक्ट कीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। जुड़ना जरूरी होता है कभी कभी। चलते हैं फिर हम लोग बात करते हैं तीसरे लॉ का। आज सोचें कि छोटा वीडियो बनाएंगे, अब देखते हैं, बोलने का थोड़ा आदत है, बीच बीच में बोलने लगता है। अब एक है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के बाद है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया गया था डाल्टन के द्वारा, बड़े पॉपुलर इंसान है, इज्जत तो मिलना चाहिए। तो डाल्टन साहब क्या कहते हैं, डाल्टन साहब का कहना था कि मान लीजिए आप कोई भी एलिमेंट है, कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ गौर कीजिएगा। यहाँ पर एक कंपाउंड हम बना रहे हैं NO2, दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं NO, तीसरा कंपाउंड बनाते हैं N2O3, चौथा बनाते हैं N2O4, नेक्स्ट बनाते हैं N2O5। अब आप गौर कीजिए, बार बार बता रहे, डिफिनीशन नहीं लिख रहे, बात को समझिएगा, सुनिएगा और खुद से लिखिएगा कि यहाँ पर आप देखिए कि हर कंपाउंड में केवल और केवल कॉम्बिनेशन किसका है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में जो प्रोपोर्शन हो रहा है वो चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, एक नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन के साथ सोन चल रहा है। लेकिन डाल्टन साहब इसमें एक बात बता रहे हैं कि अगर आप इसमें से किसी एक नाइट्रोजन यानी कि एक एलिमेंट को अगर आप फिक्स कर लीजिए तो दूसरा एलिमेंट जो कंबाइन करेगा उसका रेशियो उसके इंटीग्रल प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, यानी कि होल नंबर के हिसाब से ही बढ़ेगा। अब इसको समझने के लिए आप गौर कीजिए होता क्या है। यहाँ आप गौर कीजिए नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन का आपको पता है कि एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 होता है। अभी आप मत बोलिएगा कि एटॉमिक वेट अभी नहीं जानते, इतना 9, 10, 8 लेवल में आप एटॉमिक वेट जानते होंगे। एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, मतलब ये कितना आ गया, तो 32। अब यहाँ गौर कीजिए कि यहाँ पर अगर NO है और आप अगर चाहो तो इसको 2NO लिख सकते हैं, बात बराबर है। तो इस चीज़ को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इस जगह अगर आप देखिए तो नाइट्रोजन 28 आ रहा है और ऑक्सीजन का वैल्यू 48 ग्राम आ रहा है। ग्राम अभी रहने दीजिए, यूनिट नहीं लिख रहे हैं। इस जगह पर फिर से आप देखिए तो नाइट्रोजन 28 आ रहा है और ऑक्सीजन यहाँ 64 आ रहा है। यहाँ नाइट्रोजन फिर से 28 आ रहा है, ऑक्सीजन 80 आ रहा है। आप बोले कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, बात भी सही है। अब आप गौर कीजिए कि बोलना ये चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन को अगर हम फिक्स करते हैं और ऑक्सीजन पर अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ देखिए ये 32 था, यहाँ 48 था, यहाँ 64 है, यहाँ 80 है। तो अगर आप देखिएगा तो एक रेशियो के हिसाब से ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन आगे बढ़ रहा है। नाइट्रोजन को अगर मान लीजिए आप इस जगह पे नाइट्रोजन को अगर मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 नाइट्रोजन ले लो तो ये 28 होगा। अब 28 होगा तो यहाँ पर ये 28 है और ये 32 है। इस रेशियो के साथ अगर यहाँ बढ़िएगा तो आप नाइट्रोजन मान लो, अगर आप इसको यहाँ साइड करके पाले इसको समझा दे, कुछ और एग्जाम्पल दे देंगे। अब आप देखिए नाइट्रोजन 28, 28, 28 तो हम ले रहे हैं। अगर एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं, दूसरा जब इसके साथ आ रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन 48 है, 64 है, 80 है, तो ये 16 के रेशियो में 3, 4, 5 में बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर आप इसको पहले लिख लेते, वही चेंजिंग किए थे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, 1 में आता है, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ 3, 4, 5 में आता है। बोलना यही था, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसीलिए आप NO को यहाँ ले आओ और NO2 को यहाँ कर दो। इतना मेहनत जरूरी इसलिए भी जान के किए थे, टीचर गलती नहीं करता, मतलब बोलते वही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर 16 था, देन 32, देन 48, देन 64, देन 80। तो नाइट्रोजन को अगर आप फिक्स करते हैं तो ऑक्सीजन जब अलग अलग फॉर्म में उसके साथ बनता है तो अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और यही चीज़ बोला जा रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि अगर एक एलिमेंट को आप फिक्स कर लो और दूसरे एलिमेंट को आप उसके होल नंबर के हिसाब से बढ़ाते चलो तो नया नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। डिफरेंट प्रोपोर्शन देने से डिफरेंट कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसा कि डाल्टन साहब प्राउस साहब बोल के गए कि एक कंपाउंड बनाने के लिए एक ही फिक्स प्रोपोर्शन होगा। डाल्टन साहब का कहना था कि एलिमेंट अगर सेम हो लेकिन अगर प्रोपोर्शन में अगर आप चेंजिंग कर देंगे तो कंपाउंड अलग अलग बन जाएगा। सिंपल चीज़ बताएं। अब थर्ड के बाद एक फोर्थ लॉ आता है। लॉ नंबर 4 दिया गया था गेल-लुसेक्स के द्वारा, और ये लॉ जो है केवल गैसियस स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लॉ नंबर 4, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं गैसियस स्टेट में।
इसको दिया गया है गे-लुसैक्स के द्वारा। तो देखिए गे-लुसैक्स साहब का कहना था कि कोई भी मतलब ये जो लॉ है तो ये एप्लीकेबल होता है केवल और केवल एप्लीकेबल फॉर गैसियस स्पीसीज, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है। गैसेस स्पीसीज में उनका कहना था कि कोई भी जो रिएक्शन होगा वो डिफिनिट वॉल्यूम में ही रिएक्शन करेगा। मान लीजिए आप लेते हो H2 + Cl2, दोनों गैसेस फॉर्म में ले लीजिए, तो जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये 2HCl ये भी गैसेस फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर 2 मोल ले रहे हैं इसका, मान लीजिए आप ये 1 और ये 1 लीटर ले रहे हैं, यहाँ पर 2 लीटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब जब भी ये गैसियस इस फॉर्म में बनेगा तो इसका जो परसेंटेज होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स रेशियो में ही आएगा। तो डिफिनिट यानी कि गैसियस वॉल्यूम का अर्थ है कि गैसियस स्पीसीज जब भी रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के दौरान उसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा और फिक्स वॉल्यूम से ही वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब इस लॉ नंबर 4 के बाद जिनको प्रॉब्लम हो, पहले ही बता दिया गया है और वापस फिर बता रहे हैं कि अगर किन्हीं को इस लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन से जगह पर आपको दिक्कत हुआ। पर्सनली टीचर आपको रिप्लाई देंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको समझा दिया जाएगा। आप ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन फिल कर सकते हैं अगर आप टीचर से कांटेक्ट करें तो। लॉ नंबर 5, 5वां लॉ था, ये है एवोगाद्रो लॉ। देखिए एवोगाद्रो लॉ एवोगाद्रो साहब के द्वारा दिया गया। एवोगाद्रो साहब का कहना था कि जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, मतलब ये दोनों अगर कांस्टेंट हो तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल कंपाउंड हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक ऐसा लॉ है जो आगे जैसे जैसे चलेंगे तो जम के ये मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि इनका कहना था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल केमिकल स्पीसीज या केमिकल कंपाउंड हैव इक्वल मॉलिक्यूल। इस पर डिटेल स्टडी हम लोग आगे करने वाले हैं। केवल बताया जा रहा है कि मान लो आप अगर SO2 हो, CO2 हो, NH3 हो, HCl हो, सो ऑन कुछ भी लिख दो। अगर सबका अगर आप एक वॉल्यूम, एक कांस्टेंट वॉल्यूम ले लो, मान लो सब 1 लीटर ले लो आप, अगर हर स्पीसीज को अगर आप 1 लीटर लेते हो तो सब में जो मॉलिक्यूल होगा, मान लीजिए अगर हम सबका x लीटर लेते हैं, अगर x लीटर SO2 लेते हैं, x लीटर CO2 लेते हैं, x लीटर NH3 लेते हैं, x लीटर HCl लेते हैं, तो हम यहाँ पर एवोगाद्रो का बात मानते हुए उनके अनुसार चलते हुए मानेंगे कि सब में y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। अब ये कैसे क्या होगा, इसके लिए एक लॉ दिया गया है, एक इक्वेशन आता है Pb = nRT। इस पर हम डिटेल स्टडी करेंगे गैस स्टेट चैप्टर में, यहाँ पर पूरी तरह से ये समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर Pb = nRT को आप पहले समझ लो। तो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, बचपन से जानते हो। R आपके लिए एक नया चीज़ है जिसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं, T टेम्परेचर, और यहाँ पर जो N दिख रहा है, एक नया दरवाज़ा खटखटाने के लिए हम N लिखे हैं, ये N को यहाँ पर मोल बोला जा रहा है। बस यही पर हम डोर को आज नॉक कर रहे हैं कि अगले दिन हम यहीं से गेट में घुसने वाले हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बाद अगले सेक्शन स्टोइचियोमेट्री में आप देखे थे कि लिखा गया था मोल कंसेप्ट, और यहाँ जाके हम आपको मोल के पास रोक दे, स्पीड ब्रेकर लग चुका है। तो इसके बाद अगला क्लास होने वाला है मोल कंसेप्ट का। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बोला जाए तो इंटायर केमिस्ट्री में, पूरे केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो मोल है। तो अगला वीडियो आपका मोल कंसेप्ट पर आने वाला है। किसी भी हाल में उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और मिस नहीं करने का अर्थ है लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए प्रसाद है, दीजिएगा जरूर। तो इस स्टोइचियोमेट्री का आज इंट्रोडक्शन था जिसमें लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का हम लोग बात कर लिए। आप इस कॉन्सेप्ट को ही केवल समझना है कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में 5 लॉ आप पढ़े हैं, 5 लॉ का एक एक ओवरव्यू आपको दे दिया गया है NCERT के अनुसार। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको 2-3 वीडियो के बाद मिल जाएगा। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलने की दुआ कीजिए। मिलेंगे ज़रूर, तब तक के लिए वही बात, टेक केयर।